तो मैं इसको सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ उन निकम्मे नाअहल स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पिछले एक हफ्ते से धमा चौकड़ी मचा रखी थी कि सर क्लास कब होनी है, सर क्लास कब होनी है। और जब क्लास हो रही है तो भाई साहब ऐसे आ रहे हैं, पता नहीं कैसे आ रहे हैं। अभी देखना कि जब ये आधी क्लास हो जाएगी, आधे से ज्यादा स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने क्लास खत्म होते ही शोर डाल देना कि सर हमें क्या कहते हैं इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करें। अल्लाह के बंदो, रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट होना होता है, अपलोड होना होता है कहीं ना कहीं पे, तो ही आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरे पास कौन सी यूएसबी है या जैपिया के थ्रू आपको मैं कर सकता हूँ कि आपको बैठ के कर लूँ। ओके, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। आज की हमारी क्लास जो है ये एक टेस्ट डिस्कशन क्लास होती है। मतलब 4 टेस्ट हुए हैं और हम तकरीबन 2 क्लासेस इसकी डिस्कस कर चुके हैं अब तक, ठीक हो गया। तो हमारा इस क्लास को ये है, ये हमारी एक रेगुलर क्लास नहीं है, ठीक हो गया। ये जो हमारे टेस्ट सेशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक क्लास कभी कभी मैं इवेंचुअली रख लेता हूँ कि जब मैं उनके टेस्ट देखता हूँ और उसमें जब मैं उनकी क्या कहते हैं गलतियाँ देखता हूँ, और उसके बाद जब मैं देखता हूँ कि उन्होंने कोई और ही मुल्क का लॉ प्रोड्यूस कर दिया होता है, तो फिर कहीं ना कहीं पे जाके मेरा दिल भी कहता है कि भाई कम से कम थोड़ा सा इनको सुधार दूं। और अल्लाह की मेहरबानी से किसी स्टूडेंट ने अभी तक पिछले वाली किसी कंडीशन को फॉलो ही नहीं किया किसी पेपर में। एक आधा स्टूडेंट है आई थिंक, मेरे जहाँ तक अभी तक भी नजर में आया है। और ज्यादातर ये हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स की पहले पेपर्स में मिस्टेक होती थी, मैं उनको क्या कहते हैं हाईलाइट्स करता था, आइडेंटिफाई करता था, और फिर मैं बताता भी था डिस्कशन क्लास में कि भाई आपने इनको ओवरकम करना है। वो हजरात टेस्ट ही नहीं दे रहे आप, मतलब बंदा जाए तो जाए किधर, मुझे नहीं समझ आती। तो लिहाजा इसमें इन स्टूडेंट्स में से जो इस टाइम मौजूद हैं, जब आई कैप का रिजल्ट आए और अल्लाह ना करे कि वो इसमें से रह जाए और फिर वो आके कहे कि सर आई कैप पास नहीं करता, तो मेरे ख्याल में मुझे इसके लिए एक स्पेशल जो है एफआईआर कटवानी पड़नी है, ठीक हो गया। ओके, तो जो स्टूडेंट टेस्ट वाले हैं दे रहे हैं उनको आइडिया होगा ये क्लास क्या होगी। जो नहीं दे रहे उनके लिए एक बात मैं सीधी सी बता दूं कि जो हम ये टेस्ट कंडक्ट करते होते हैं इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन जो होते हैं वो हम पास्ट पेपर के टेस्ट करते हैं। उसकी भी एक रीज़न होती है कि जब हम अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन बनाएं या आंसर बनाएं तो उसकी एक अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। हमारी अपनी एक वैल्यूएशन होती है, एक जजमेंट होती है, हमारी अप्रोच आंसर की भी डिफरेंट हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसका ये होता है कि जब उस टेस्ट को अटेम्प्ट करके आप पेपर में जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कि क्या आया कि वो अप्रोच ठीक थी जो हमने आंसर की थी या नहीं थी। तो लिहाजा हमारी बेहतर और सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है कि कुछ मेजॉरिटी जो है वो पास पेपर टेस्ट किए जाए। कुछ ना कुछ ये होता है कि जहाँ पे हमें लगता है कि टेक्निकल चीज़ें हैं इनको चेंज होना चाहिए, स्टूडेंट्स को करना चाहिए, तो वहाँ पे हम अपने क्वेश्चन भी देते होते हैं। तो लिहाजा आई कैप के क्वेश्चन होंगे, उनका सजेस्टेड आंसर भी होगा। तो आज के डिस्कशन में हम कौन कौन सी चीज़ों को हाईलाइट करने वाले हैं, ठीक हो गया। सबसे पहली बात होगी हम अपनी जनरल मिस्टेक्स। अब जाहिर बात है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस पेपर को सॉल्व करने में, टेस्ट को सॉल्व करने में स्टूडेंट ने जो मिस्टेक की है ये उसका 70% होती है जो आप एग्जाम में कर रहे होते हो। वजह क्या है कि ये तो आप घर में बैठ के कर रहे हो, आपके ऊपर तो प्रेशर भी नहीं है, आपके ऊपर एग्जाम प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर फाइनल रिजल्ट का प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं होता। उसके बावजूद भी आप मिस्टेक्स कर रहे होते हो, तो ये मिस्टेक 70% होती है उसका जो आप आई कैप के एग्जाम में करते हो। तो वो 100% आप इसका कर लें तो आप वहाँ पे कितनी गलतियां करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारी जनरल मिस्टेक्स क्या है उसके अंदर, और उसके बाद हम आंसर टू आंसर देखेंगे कि स्टूडेंट किन किन की हाईलाइट्स पॉइंट जो हैं, की पॉइंट्स होते हैं एक प्रोविजन के, हर प्रोविजन के कुछ वर्ड्स या कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको अगर प्रोड्यूस ना किया जाए तो पूरी की पूरी प्रोविजन का सेंस चेंज होता है और पूरी की पूरी प्रोविजन गलत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे होते हैं कि सर हम 4 लाइनों का क्वेश्चन लिख के आते, 2 नंबर का था, हमें 1 नंबर भी नहीं मिला हुआ उसमें से। बेटा जी उसमें से सिर्फ वो एक कीवर्ड जो है ना, अगर आपने वो मिस कर दिया है या उसकी जगह कुछ और लिख दिया है, पूरी की पूरी प्रोविजन का सेंस चेंज हो जाता है और प्रोविजन गलत हो जाती है, ठीक हो गया। तो मूव करते हैं, ज्यादा लेंथी क्लास नहीं करेंगे, स्टूडेंट इसमें बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले था कि कुछ एमसीक्यूज वगैरह हम टेस्ट करने के लिए देते हैं। मेरे से स्टूडेंट्स ने पूछा था कि भैया जी एमसीक्यूज कहाँ से करें, तो मैंने कहा कि एमसीक्यूज करने से बेहतर है कि आप जो अपनी तैयारी है वो ओल्ड पैटर्न के ऊपर आई कैप की बुक से करें, ठीक हो गया। तो अल्लाह की मेहरबानी से किसी स्टूडेंट ने क्या कहते हैं, अभी तक मैंने जितने भी चेक किया शायद एक स्टूडेंट था जिसने इन सब में पूरे मार्क्स लिए थे, बाकी किसी ने भी पूरे मार्क्स नहीं लिए, ना उन्होंने बुक को उस तरीके से पढ़ा जिस तरीके से मैंने बताया कि भैया किस तरह एक बुक को पढ़ने का तरीका कार है अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉ को निकालना है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं वो सबसे कहता है कि भैया ऑल कंपनीज एक्सेप्ट ब्लैंक है और रिक्वायर्ड बाय लॉ टू होल्ड एजीएम। तो उसके ऑप्शन थे, ये ज्यादातर साहब ने सही किया था क्योंकि ये डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड था। एक सीधा सीधा सा था, सिंगल मेंबर कंपनी के अलावा तमाम कंपनीज को रिक्वायर होता है एजीएम होल्ड करने के लिए। अब मुझे आप ना सिर्फ एक चीज देखते जाइएगा, मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक किस्म की अटेंशन पेपर की तरफ देखिएगा कि ये पॉइंट नोट करिएगा। मैंने यहाँ एमसीक्यूज में ये बात टेस्ट कर ली है कि सिंगल मेंबर कंपनी जो होती है उसको एजीएम होल्ड नहीं करनी होती, ठीक है।
आगे एक क्वेश्चन आएगा, मैं उसके साथ रिलेट करूंगा, और किसी बंदे ने यहाँ पे ये चीज प्रोड्यूस नहीं की। उसके बाद दूसरा क्या है, कमीशन कैन कॉल अ मीटिंग इफ, वो कहते हैं कंपनी फेल टू कॉल मीटिंग। ठीक है, ये सारे पॉइंट ठीक है। यहाँ पे जो एक चीज थी वो जिस वजह से मैंने खासतौर पे आज की मीटिंग भी रखी है, जो क्वेश्चन होते हैं ना उनके कुछ एक्सेप्शन से दूसरे एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जो आंसर हम ऑप्शन दे रहे होते हैं, तो वो भी स्टूडेंट से पूछ लेते हैं या उससे डिस्कस करना जरूरी होता है ताकि आपका जो एक स्कोप है वो डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे पॉइंट सी है, डायरेक्टर फेल टू कॉल द ईओजीएम। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा आपसे कि भैया जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कौन कॉल कर सकता है, मतलब कॉल करने का पहला राइट किसके पास होता है? कोई इसका आंसर देगा मुझे माइक ऑन करके? कोई भी? बिस्मा आप? ठीक है, लोड शेडिंग चल रही है, लोड शेडिंग है। अलियान अगर आप बात करना चाहें इस पे। ठीक है, रहीम बोला, आप बताएं। जी सर। सर सर डायरेक्टर आई थिंक। डायरेक्टर, पहला राइट डायरेक्टर का होता है। दूसरे नंबर पे किसके पास राइट होता है? दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता जाता हूँ, शायद आपने रिवीजन नहीं की होगी अभी तक, और क्या कहते हैं हमारे पास 2 महीने रह गए, तो बेटा जी थोड़ा सीरियस हो जाए, कम से कम रिवीजन अपनी पूरी रखें। ओके, तो दूसरे नंबर पे जो मेंबर्स होते हैं सर जिनके, कमीशन। नहीं 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 नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का दूसरा राइट ये होता है कि जो मेंबर्स होते हैं जिनके पास कम से कम 10% वोटिंग पावर होती है, तो वो भी डायरेक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो मीटिंग कॉल करे। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप देखें कि हमने क्या लिखा, कमीशन किस टाइम मीटिंग करेगा, जब डायरेक्टर फेल हो जाएंगे। लेकिन हम बुक के अंदर एक चीज पढ़ के आए थे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, हम इसको देखते जाते हैं कि हमने किया क्या कुछ है, लॉ को पढ़ना कैसे जाता है। टाइमिंग है इसके काले ईजीएम, हाँ ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मेंबर रिक्वायरिंग ईजीएम शैल फाइल अ रिटन रिक्वेजिशन स्टेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, सारा कुछ सही है। वो कहता है कि मेंबर जो है वो भी ले सकते हैं, लेकिन उनके पास कम से कम 10% पावर होगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जनाब अगर जो है वो डायरेक्टर रिफ्यूज कर देते हैं तो मेंबर तो खुद भी कॉल कर सकते हैं मीटिंग। तो ईजीएम तो है वो तो मेंबर खुद भी कॉल कर सकते हैं, फिर कमीशन को क्यों कॉल करनी पड़ रही है यहाँ पर मीटिंग? कोई बताएगा इसको मुझे? अगर दे डू नॉट प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग, कि अगर 21 दिन के अंदर डायरेक्टर जो है मीटिंग कॉल नहीं करते तो फिर जो रिक्वेजिशनिस्ट मेंबर है वो खुद कॉल कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे कमीशन किस टाइम कॉल करेगा? कोई बताएगा मुझे? असद आप बताइए जरा, अलियान असद। मीटिंग ये डायरेक्टर्स यानी कि मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे भी ना हो तो फिर कमीशन। ओके, मैं बताता हूँ आपको। होता यूं है कि जब 21 दिन के अंदर डायरेक्टर ने मीटिंग फाइल नहीं की तो अब मेंबर मीटिंग कॉल कर सकते होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मीटिंग कॉल करने के लिए अच्छी खासी कॉस्ट चाहिए होती है और इसके लिए अच्छा खासा आपके रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, सारा कुछ नोटिस वगैरह भिजवाना। तो मेंबर क्या करते हैं कि वो खुद कॉल करने के बजाय क्या कहते हैं, कमीशन को एप्लीकेशन दे देते हैं कि भैया डायरेक्टर ने हमारी ईजीएम जो है उसको रिफ्यूज कर दिया है, आप कॉल कर दें। तो लिहाजा तब जाके कमीशन का राइट बनता है, जब मेंबर एप्लीकेशन देगा या रिक्वेस्ट करेगा तब कमीशन ये वाली मीटिंग कॉल करेगा। ठीक हो गया? तो इसका ये एक एस्पेक्ट था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि जहां पे ईओजीएम जो है वो डायरेक्टर कॉल करना फेल हो जाए तो डायरेक्ट कमीशन कॉल नहीं करता, फिर जो मेंबर होते हैं रिक्वेजिशनिस्ट वो एप्लीकेशन देते हैं कमीशन को और फिर कमीशन जो है वो मीटिंग कॉल करता है। फिर उसके बाद एक पॉइंट था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेंबर शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, सच रेजोल्यूशन शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय। ये वाला पॉइंट 99% स्टूडेंट ने गलत किया। मुझे लगता है तमाम टेस्ट में एक बच्चे का ठीक था जिसने यहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे कोई बताएगा वैसे इसका क्या आंसर हो सकता है? एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो डायरेक्टर रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी होती है पासिंग के, उसके ऑथेंटिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर साइन किसके होने चाहिए? इन पॉइंट्स में से मुझे वैसे आप में से जनरली कोई बता सकता है? मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, वैसे ही बता दें मुझे। कोई भी? सर डी। डी? ओके, चैट में कुछ आया है ए ऑप्शन पीछे की तरफ से, नहीं बेटा ए नहीं है। इसकी यही वजह है, मैं बार बार आपको कहता हूं कि लॉ की बुक जब आप पढ़ रहे हो तो आपको किस तरीके से वो बुक पढ़नी है, आपको हर प्रोविजन के कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स हाईलाइट करने होते हैं।
कि भैया जी उन पॉइंट्स के बगैर एक जो प्रोविजन है वो गलत हो जाती है पूरी की पूरी। दिखाएं और दिखाएं कौन आया है? बिस्मा, माशाल्लाह बेहतरीन, आपको इस चीज का आइडिया था। कि इसके लिए हम देखते हैं कि बुक के अंदर क्या प्रोविजन लिखी हुई है। किधर गई कॉलम? मेरे ख्याल में हम ज्यादा नीचे आ गए, नहीं, रेजोल्यूशन ऊपर रह गई कहीं पे। देखते हैं रेजोल्यूशन, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, ये देखें मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ओके, द कॉपी टू बी फाइल्ड शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय अ डायरेक्टर और अ सेक्रेटरी। अगर और की जगह पे यहाँ आप एंड भी लिख देंगे ना आंसर में, तो पूरी की पूरी प्रोविजन गलत हो जाएगी आपकी। अब इस चीज को क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते कि आप जब एक प्रोविजन पढ़ें, कानून की बुक पढ़ें, लॉ की बुक स्टडी टेक्स्ट पढ़ें, आपको पूरी स्टडी टेक्स्ट याद करने का कोई भी नहीं कह रहा। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप स्टडी टेक्स्ट याद करें, मैं आपको कहूंगा स्टडी टेक्स्ट से अपने नोट्स बनाएं और उनको याद करें। स्टडी टेक्स्ट जस्ट पढ़ें कि आपको वोकैबुलरी मिल सके, दैट्स इट। इसके अलावा कोई उसका लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो एक जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उसके ऊपर जो प्रोविजन है उसमें पॉइंट है कि भैया जी वो लाजमी एक डायरेक्टर या एक कंपनी सेक्रेटरी उसे साइन कर रहा हो, तो यहाँ पे और आता है। ठीक हो गया? तो लिहाजा यहाँ पे बिस्मा ने आंसर ठीक दिया कि इसका पॉइंट बी बनता है। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपने प्रोविजन प्रोड्यूस कैसे करनी है। उसके बाद चलते हैं आप हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर, शॉर्ट इनको डिस्कस करते जाएंगे। वो कहता है कि जफर वांट्स टू अपॉइंट जमीर एज हिज प्रॉक्सी फॉर attending the annual general meeting of listed company in view of provision of Companies Act 2017 you are required to describe। कि भैया जी कंपनी जो है एक लिस्टेड कंपनी है, उसके लिए उन्होंने प्रॉक्सी जो है वो अपॉइंट करना है। तो उसके ऊपर आपने क्या बनाना है? द कंडीशन रिलेटिंग टू फॉर्म एंड सबमिशन ऑफ द प्रॉक्सी विच जफर वुड हैव टू कंप्लाई इन ऑर्डर टू इशू अ वैलिड प्रॉक्सी। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं? हम चलते हैं प्रॉक्सी वाले पॉइंट के ऊपर। स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या किया बेटा जी? ड्राफ्टिंग और प्रेजेंटेशन वगैरह ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। जनरल प्रोविजन जो है ना वो प्रॉक्सी के हिसाब से अपनी किताब में जितने भी दिए हैं वो ये वाले, ठीक है, कि भैया जी नोटिस में उसके साथ लगा हो ब्लैंक प्रॉक्सी फॉर्म, उसके साथ लगा हो सारा कुछ। ये जनरल प्रोविजंस है, ये सारी की सारी कंडीशन नहीं है। पहली दो इसमें ये कंडीशन नहीं है, लेकिन आप लिख देंगे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अब आप ये देखें कि भैया जी जो ये क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में वो दे रहा है। हालांकि एट द एंड वो स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद वो कह रहा है डिस्क्राइब। अगर वो आपसे एज इट इज प्रोविजन ही पूछना चाहता तो स्टेट कहता या नरेट कहता। वो डिस्क्राइब क्यों कह रहा है भाई? डिस्क्राइब से मुराद होता है कि थोड़ी बहुत अमेंडमेंट के साथ आपने ब्रीफ किस्म की जो सिचुएशन के मुताबिक प्रोविजन है उसको अमेंड करके लिखना है। कोई एक्सप्लेन जब कहेगा तो तब तो आपको लाजमी एग्जांपल देनी पड़ेगी उसके साथ। लेकिन जब डिस्क्राइब कहता है तो इसका मतलब है कि जो सिचुएशन है उसके साथ लिंक करके आप प्रोविजन को डिस्क्राइब करें इस प्रोविजन किस क्वेश्चन के मुताबिक। अगर यहाँ पे लिखा होता कि भाई स्टेट द रिक्वायरमेंट या नरेट द रिक्वायरमेंट, तो इस सूरत में आपने जस्ट वो प्रोड्यूस करनी थी कंडीशंस। लेकिन यहाँ पे अब आपको चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप यहाँ पे उसका नाम यूज करेंगे कि मिस्टर जफर, जो क्या कहते हैं, इन ऑर्डर टू अपॉइंट अ वैलिड प्रॉक्सी मिस्टर जफर शुड फॉलो द फॉलोइंग कंडीशन या शुड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। उसके बाद आप हर कंडीशन के साथ लगाते हैं कि मिस्टर जफर शुड फिल द ब्लैंक प्रॉक्सी फॉर्म एंड साइंड एंड क्या कहते हैं प्रॉक्सी फॉर्म एंड गेट इट साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय इटसेल्फ और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। अब यहाँ पे क्या लड़के बच्चे मिस्टेक कर गए हैं? यहाँ पे ऑथराइज्ड एजेंट जो है वो उन्होंने उस बंदे को कह दिया है जो प्रॉक्सी अपॉइंट हो रहा है। भैया ये प्रॉक्सी जो अपॉइंट हो रहा है ये वो बंदा नहीं है जो ऑथराइज्ड एजेंट है। मैं आपको इस तरह एक मिसाल देकर समझाता हूँ कि एक बंदा है, उसने कंपनी के अंदर पाकिस्तान में HPL के अंदर 5,000 या 20,000 शेयर खरीद रखे हैं। 5,000 शेयर है उसके पास, बंदा खुद अमेरिका में रहता है। अब जाहिर बात है कि भैया जी वो पाकिस्तान में हर वक्त आके मीटिंग भी अटेंड नहीं कर सकता, अगर कोई कंपनी के बिहाफ पे कुछ चीजें हो रही हैं तो वो भी अटेंड नहीं कर सकता। तो वो क्या करता होता है कि वो कंपनी को एक एफिडेविट बना के दे देता है, एक कहते हैं इसके ऊपर स्टैम्प पेपर के ऊपर एक लिख के दे देता है कि आज के बाद ये बंदा, यानी कि असलम, पाकिस्तान के अंदर मौजूद असलम बंदा, उसका चाचा मामा ताया कोई भी हो सकता है, ये बंदा आज के बाद मेरे बिहाफ पे मेरी कंपनी या मेरे शेयर्स के तमाम मैटर देखेगा। ठीक हो गया? अब ये बंदा उसकी तरफ से ऑथोराइज्ड है, ये ऑथोराइज्ड एजेंट है। अब इन केस के कल को एक मीटिंग होती है, वहां पे किसने जाना है? वहां मेंबर को जाने की जरूरत नहीं है, जो ऑनर होगा जो मुल्क से बाहर बैठा है। वहां क्या होगा कि इस ऑथोराइज्ड बंदे को जाना पड़ेगा। अब ये ऑथोराइज्ड बंदा अगर नहीं जा सकता तो ये क्या करेगा कि ये एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। तो प्रॉक्सी इससे भी नीचे होगी। ये ऑथोराइज्ड बंदा जो है ये हमेशा के लिए जितना के टाइम पीरियड उस ऑथोराइज्ड
इंस्ट्रूमेंट पे लिखा होगा कि इतने टाइम के लिए ये ऑथोराइज्ड है ये बंदा मेरे बिहाफ पे काम करने के लिए, ये एज ए मेंबर कंसीडर होगा। जबकि जो प्रॉक्सी होती है वो जस्ट फॉर वन मीटिंग होती है, वो ऑथोराइज्ड बंदा नहीं होता, वो सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करने के लिए होता है। तो लिहाजा इन केस के एक बंदा अमेरिका में बैठा है, उसके यहाँ पे शेयर है, उसने यहाँ पे एक ऑथोराइज्ड बंदा अपॉइंट किया हुआ है, अब मीटिंग कंडक्ट होती है, आपको नोटिस आता है ऑथोराइज्ड बंदे को, ऑथोराइज्ड बंदा कॉल करता है अमेरिका वाले को कि भैया यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है, आप आ जाएं और इसको अटेंड करें। वो कहते हैं कि भाई मैं नहीं आ सकता, आप चले जाओ। ऑथोराइज्ड बंदा कहता है कि भाई मैं भी नहीं जा सकता, मेरे बच्चे की शादी है। वो कहता है कि फिर एक काम करो कि आप एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर दो। वो कहते हैं कि अच्छा मैं प्रॉक्सी अपॉइंट फॉर्म आपके पास भेज रहा हूँ, आप साइन स्टैम्प करके भेज दो। कहते हैं भाई तू भी मेरा ऑथोराइज्ड बंदा है, तू भी साइन स्टैम्प कर दे। तो लिहाजा अगर तो वो अमेरिका वाला बंदा खुद साइन स्टैम्प कर दे, या ये ऑथोराइज्ड बंदा जो है किसी बंदे को अपॉइंट कर ले प्रॉक्सी और उसको साइन स्टैम्प कर दे, तो कंडीशन वैलिड हो जाएंगी। ये ऑथोराइज्ड बंदा वो नहीं है जो प्रॉक्सी अपॉइंट हो रहा है, प्रॉक्सी की कोई कंसेंट नहीं होती। समझ आई चीजें? इसमें कोई क्वेश्चन है बेटा किसी का अभी तक? बोल के कोई बंदा हूँ हाँ कर दिया करे यार, तसल्ली हो जाती है बंदे को। नो सर। ओके ठीक है, क्लियर है, बोलते रहा करो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, हम जस्ट डिस्कशन ही कर रहे हैं रात के 8 बजे बैठ के, कोई फॉर्मल क्लास नहीं हो रही। ऊपर चलते हैं। वो कहते हैं अच्छा उसके बाद आपने क्या कहना है कि भैया जी मिस्टर जफर शेल ओनली अपॉइंट अ सिंगल प्रॉक्सी फॉर अ सिंगल मीटिंग। यहाँ पे आपने इसको इस तरह अमेंड करना है। उसके बाद आप कहते हैं कि इन केस के मिस्टर जफर जो है अपॉइंट्स मोर देन वन प्रॉक्सीज, ऑल प्रॉक्सीज विल बी कंसीडर्ड इनवैलिड। फिर आपने लिखना है कि मिस्टर जफर जो है should only या shall only appoint a proxy who is member unless and otherwise specifically allowed by a company article of association. A non-member can be a proxy. अमेंड करनी है आपने सिचुएशन। ये वर्डिंग जो मैं बोल रहा हूँ मुझे कहाँ से आ रही है? ये भैया लॉ का स्टडी टेक्स्ट पढ़ के आती हैं, ऐसे नहीं आ जाती। इसलिए आप नोट्स की तरफ और बुक्स की तरफ सिर्फ याद करने की तरफ जाएं, बुक को लाजमी पढ़ें। बुक नहीं पढ़ते आपके पासिंग चांस बहुत कम है, तो कब इस पे आप पास हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेटा जी अगर आपको श्योरिटी चाहिए या गारंटी करनी है या पासिंग परसेंटेज अपनी इंक्रीज करनी है तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। ओके, इस तरह मजीद अगली वाली कंडीशन को भी आपने अमेंड करना है। तो तमाम के तमाम स्टूडेंट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन डाली हुई थी। उसके बाद राइट वाला ये सब ने बेहतरीन किया हुआ था। इसमें जो राइट मेंबर्स के होते हैं एक मीटिंग के अंदर वही प्रॉक्सी के होते हैं, तो वोट करना, अटेंड करना वगैरह वगैरह। इसमें मैं जस्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, यहाँ पे आंसर था इसका, मैं आपको इधर से ही कराता हूँ, बुक से ही कराता हूँ कि भैया जी प्रॉक्सी वाला फॉर्म किधर गया हमारा? प्रॉक्सी प्रॉक्सी टू अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ऑन अ क्वेश्चन ऑन विच पूल इज डिमांडेड, कि इन केस कि अगर पूल हो रहा है तो वो वहां वोट देने से खुद को रोक सकता है। जी इस तरह स्पेसिफिक डालने की क्या जरूरत है? इन केस कि अगर बाय शो ऑफ हैंड हो रहा है तो वो तो वहां पे भी खुद को रोक सकता है वोट ना देने से। मतलब कि एक एजेंडा है, ठीक है, सारे मेंबर इकट्ठे हुए बैठे हैं और वो क्वेश्चन रेज करते हैं कि भैया जी हमारे जो सालन मिलता है हमें कंटीन से उसमें 2 बोटियां होती हैं, आज हम रेजोल्यूशन पास करके उसमें हम 3 बोटियां अपनी कराने चाहते हैं। कौन कौन एग्री है? एक प्रॉक्सी भी उसमें बैठा है। तो कुछ लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। अब प्रॉक्सी यहाँ पे चाहे तो हाथ खड़ा करे चाहे तो ना खड़ा करे, तो बात तो वही हो गई फिर है। इसको कोई मुझे क्लियर कर सकता है कि यहाँ पे अलहदा से पूल वाली बात क्यों की है, शो ऑफ हैंड क्यों नहीं किया गया? मुझे ये बताएं जरा। ओ भाई हुआ कर दो, ये मैं नाम ले लेके आपको। जी जी बोलते हैं, रहीम बोले। सर मेजोरिटी ने हाथ खड़े कर दिए और ये उस ऑप्शन से मुत्तफिक नहीं है, इसलिए उसने जो पोल का ऑप्शन दिया। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि भैया जी के जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, अगर उसने वोट देना है तो हाथ खड़ा कर देगा, अगर वो नहीं देना चाहता पूल ऑफ हैंड में भी तो वो हाथ नीचे करके खुद को रोक सकता है वोट देने से। तो सिंपल हम पूल में क्यों बात कर रहे हैं कि वहां पे वो वोट देना चाहे या ना देना चाहे उसकी मर्जी है। शो ऑफ हैंड में भी तो उसकी मर्जी होती है ना। बिस्मा कोई बात करेंगे आप इसके ऊपर? आपका नाम ऊपर आ रहा है, 308 भी साथ आ रहा है। बिस्मा की तरफ लोड शेडिंग हो गई है, लाइट ही चली गई है। और किसको पकड़े? शहजाद, मेरे ख्याल में आप टेस्ट सेशन भी ले रहे हैं। ओके, शहजाद की साइड पे भी लोड शेडिंग हो गया। चैट में आया मैसेज, सॉरी सर माइक का इशू है। किसका? बिस्मा का माइक का इशू हो गया, ठीक हो गया। अभी देखें कैसे कैसे माइक के इशू होने, नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके नो मसला, अभी देखना आपको कौन कौन से इश्यूज होने। अच्छा मैं आपको ना इसको छोटा सा समझा देता हूँ इसमें जो, हाँ जी रहीम बोला, कोई आप फिर मजीद बात करना चाहते हैं? माशाल्लाह काफी इनपुट दे रहे हैं सर शेयर ज्यादा है और
जो वहाँ पे हाथ खड़े कर दिए उनमें से लोगों की शेयर कम है, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है पोल का ऑप्शन देना चाहते हैं। खान साहब ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरे क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे कि मैं कह रहा हूँ कि भैया उसने राइट में कहा है कि वो अगर पूल ऑफ डिमांड हो रहा है, पूल डिमांड किया गया है कि बोटियां हम 2 से 3 करना चाह रहे हैं अपनी, तो वहां पे उसकी मर्जी है कि वो वोट देने जाए या वो खुद को रोक सकता है कि वोट ना भी दे। लेकिन यहाँ पे शो ऑफ हैंड, जब एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ या बात कर रहा हूँ कि जब शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग होती है तब भी तो इसकी मर्जी होती है कि वोट दे या ना दे। चले मैं समझा देता हूँ, इस पर ज्यादा लंबी बहस नहीं करते, बोरिंग हो जाएगी। देखो बेटा जी, जब शो ऑफ हैंड के जरिए वोट होता है ना, तो उसमें क्या कहता है चेयरमैन कि भैया जी जो बंदा कहता है कि भैया मेरा टेढ़ा वड्डा है, मैंने 3 बोटियां चाहिए, हाथ खड़े कर लो अपने। जो लोग हाथ खड़े कर लेंगे उनका क्या मतलब होगा कि हमारी हाँ है। जो लोग हाथ नहीं खड़े करेंगे उनका क्या मतलब होगा, हमारी ना है। मतलब वोट तो वो भी दे रहे हैं। मतलब शो ऑफ हैंड की सूरत में वोट से रोका नहीं जा सकता। कैसे रोक सकते हो? सिर्फ इतनी बात होती है कि भाई जितने हाथ खड़े होंगे वो काउंट कर लेगा, वो फेवर में होंगे, जो नहीं होंगे वो डिसफेवर में। तो हाथ खड़े करने वाले हाँ कह रहे होंगे, अगर वो प्रॉक्सी है वो कहता है कि नहीं मैं वोट नहीं देना, वो हाथ नहीं खड़ा करेगा, तो उसका वोट ना में काउंट हो जाएगा। तो लिहाजा सिर्फ इसलिए जो पूल वाले केस में होता है कि जब आप पूल होता है तो वहां पे जाके आप वोट हाँ में भी दे सकते हैं, ना में भी दे सकते हैं। और अगर आप क्या कहते हैं वोट नहीं देना चाहते, आप हाँ ना में ना देंगे, तो वो आपका वोट काउंट ही नहीं होगा। लेकिन शो ऑफ हैंड में वो वोट काउंट हो जाता है। अगर आप हाथ खड़ा नहीं करेंगे तो वो ना बन जाएगा। समझ आई? मामला समझ आया आपके? हेलो, मकान है, मकीन गायब हो चुके हैं। ओके, तो मुझे आप चैट कर में टाइप करके बता दें कि आपको ये समझ आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि भैया नरेट द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज रिलेटेड टू द फॉलोइंग। मैसेज आया। ओके, यस सर, थैंक यू। ओके, वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं यहाँ स्माइली नहीं बना सकता, खैर ये हाँ, और ये एक 2 आंखें भी होती हैं, मेरी तरफ से स्माइली बन गई। थैंक यू, वेरी कम, वेलकम हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन था कि भैया वो कहते हैं नरेट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेटेड टू द फॉलोइंग कोरम रिक्वायरमेंट ऑफ द जनरल मीटिंग। क्वेश्चन क्या है? नरेट करना है, मतलब आपने एज इट इज प्रोविजन प्रोड्यूस करनी है, कोई उसमें अपनी रॉकेट साइंस नहीं करनी, और पूरी की पूरी प्रोविजंस डालनी है जो कि कोरम से रिलेटेड होंगी। आपने गौर करना है वर्ड के ऊपर कि नरेट का मतलब क्या है, अपनी वर्डिंग नहीं लिखने। प्रोविजंस का क्या मतलब है कि पूरी की पूरी प्रोविजन आपके सिलेबस में कोरम से रिलेटेड जितनी भी है वो सारी की सारी पूछ रहा है। तो लिहाजा इसमें आपने पूरी की पूरी प्रोविजन डालनी थी, कोरम की डेफिनेशन से लेके। और जनाब आपने जाना था, किधर गया कोरम, कोरम ये रहा। हाँ, कोरम की डेफिनेशन से लेके आपने पब्लिक कंपनी का भी बताना था, लिस्टेड का भी बताना था, बाकियों कंपनियों का भी बताना था, कंपनीज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की बताना था, एब्सेंस भी बताना था कि अगर एडजॉर्न मीटिंग है तो उस पर क्या कोरम बनता है, पूरे का पूरा यहाँ तक आपने बताना था। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, क्वेश्चन किसी को समझ ना आया। तो लिहाजा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। हमारे पास 10 मिनट रह गए, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं हम इसमें वाइंड अप करें। In the context of the provision of Companies Act 2017 state, word आगे state the reason on the account which a company could declare the appointment of proxy as invalid। तो यहाँ आपने state करना है प्रोविजन को। यहाँ भी स्टूडेंट ने क्या किया कि नरेट कर दी। क्या किया? ऊपर सिंपल सी पहली लाइन लिखी कि भैया जी अगर ये वाली फॉलोइंग कंडीशन जो है वो फिल नहीं होगी तो क्या कहते हैं कि प्रॉक्सी इनवैलिड होगी। क्वेश्चन काफी हद तक बेहतर है, 5 में से आपको 2.5 नंबर दिला जाएगा, लेकिन 5 में से 4 4.5 नंबर लेने हैं तो बेटा आपको नरेट और स्टेट में भी फर्क करना है। स्टेट में आप अमेंडमेंट के साथ लिखते हैं, नरेट में आप क्या कहते हैं एज इट इज प्रोड्यूस करते हैं। स्टेट और डिस्क्राइब में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये सेम चीज हो जाती है। तो लिहाजा आपने क्या करना था कि जितनी भी प्रॉक्सी रिलेटेड कंडीशन थी उनको अमेंड करके लिखना था एज पर क्या कहते हैं क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। ये क्वेश्चन रिक्वायरमेंट क्या है कि भैया जी एक वैलिड के लिए क्या होता है कि प्रॉपर्ली साइंड एंड स्टैम्प हो। आपने लिखना था कि इफ अ प्रॉक्सी फॉर्म इज नॉट ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प बाय द अपॉइंटर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट द प्रॉक्सी डीम्ड टू बी इनवैलिड। ठीक है, और उसके बाद इफ द मेंबर और ऑथराइज्ड एजेंट अपॉइंट मोर देन वन प्रॉक्सी फॉर अ सिंगल मीटिंग देन ऑल प्रॉक्सीज विल बी इनवैलिड, शैल बी इनवैलिड। तो आपने इन तमाम प्रोविजंस को चेंज करके लिखना था। इस चीज को समझें यार, समझें। मैं पिछले 3 टेस्टों से इसी चीज पे फोकस कर रहा हूँ यार, कोई तो इससे कम से कम फायदा ले लो। उसके बाद एक्सप्लेन द, अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें इतना था, एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग प्रोविजन एज स्पेसिफाइड अंडर। वो कहते हैं एवरी कंपनी शैल होल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ फॉलोइंग द क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। कोई शहजादा इस पे सही आंसर नहीं दे सका।
कुछ ने दिया भी था तो कुछ ना कुछ वो भूल गए। सबसे पहली बात किसी ने क्या किया कि जनाब जी वो एजीएम की रिक्वायरमेंट डालना शुरू कर दी कि 120 दिन के अंदर होनी चाहिए। कोई किस तरह का साइंसदान बन गया, कोई किस तरह का, किसी ने ये समझा कि जैसे चेक करने वाला बंदा है उसे कुछ नहीं आता, किसी ने ये समझा कि जनाब जी मैं जल्दी में बैठा हुआ क्या कहते हैं ऐसे ही नंबर दे दूंगा या मैं पढ़ूंगा नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हमारे पास टाइम कम होता है, बिलाशुबा कम होता है। जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कॉस्ट के मुताबिक इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बेटा जी हमारा पैसों से लेना देना नहीं होता, हम उस्ताद हैं, ठीक हो गया। तो हमें हर चीज को गौर से देखना पड़ता है। ओके, तो इसकी क्या प्रोविजन है? सबसे पहले तो ये है कि भैया जी 4 मंथ अब खत्म हो गया है। एक वर्ड मैंने ये क्लियर करना था कि जब से कंपनीज एक्ट 2017 आया, मंथ्स वाली बातें खत्म कर दी गई हैं। वहां पे अब डेज होते हैं तो 120 डेज हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना था कि भैया जी क्या कहते हैं किस कंपनी को बिल्कुल रिक्वायर ही नहीं है मीटिंग कंडक्ट करना। मैंने यहाँ पे आपको बताया था, एक तो इस कंपनी के लिए तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना कि ये मीटिंग कंडक्ट करे एजीएम, तो लिहाजा पहली एक्सेप्शन क्या होगी, सिंगल मेंबर कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड क्या कहते हैं टू कंडक्ट एजीएम। दूसरे नंबर पे आपने देना था कि अगर 120 दिन के अंदर एक कंपनी जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकती तो वो एक्सटेंशन ले सकती है 30 डेज की। किससे ले सकती है? लिस्टेड कंपनी कमीशन से ले सकती है, बाकी कंपनी जो होंगी वो रजिस्ट्रार से ले लेंगी। इतनी सी बात थी। किसी ने आखिरी वाली 2 पॉइंट लिखे तो वो सिंगल मेंबर कंपनी वाला भूल गया। अपने माइंड को हाजिर जवाब रखें, थोड़ा सा हाजिर दिमाग रख के सारा कुछ किया करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है कि वेयर मिस्टर शकील हैज सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग इन वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, उसकी शेयर होल्डिंग है। ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद सम ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय विद सच कंपनी बाय शो ऑफ हैंड, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हिम एज रिगार्ड द फॉलोइंग व्हाट कंडीशन वुड ही नीड टू सेटिस्फाई। क्या कहते हैं मिस्टर शकील विशेस टू रिक्वेस्ट फॉर अ पोल। पहली बात आपने यहाँ पे वर्ड देखा एडवाइस। एडवाइस से क्या मुराद होता है? एडवाइस से मुराद होता है कि हम किसी को बता रहे होते हैं कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, भाई तुझे ऐसा करना चाहिए, अब्दुल कदीर आपको टाइम पे क्लास लेनी चाहिए, अलियान आपको अच्छे से बुक पढ़नी चाहिए। एडवाइस का हमारा तरीकाकार ये होता है। आप उसे सिंपल क्या कहते हैं कि इस तरह नहीं लिख के दे सकते, आज जी क्या हुआ, यस सर यस सर यस सर, ठीक है ओके नहीं इस पर कोई नहीं देना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम किसी को एडवाइस करते हैं, यार थोड़ी सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगा लो खुदा के बंदो। तो आप वहां पे सिंपल क्या करते हैं कि कोई आपसे पूछे यार मुझे आके मशवरा दो कि जनाब मैंने कैसे पढ़ाई करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, आप लिखो क्या कहते हैं शेड्यूल हमारा ये है, ये हो, ये है, ये है, ये स्टैंडर्ड लिख के दे दो। ये क्या हुआ भाई? आपने नसीहत थोड़ी की, आपने तो कोई नुस्खा लिख के दे दिया डॉक्टर का उसे। भैया एडवाइस तो नहीं हुई ना, वो तो कोई प्रिस्क्रिप्शन आपने बना के दे दी। एडवाइस का मतलब है कि आप जनाब जी क्या कहते हैं कि अगले का बार बार नाम यूज करके उससे बताएं कि यू शुड, तुम्हें ऐसा करना है। तो स्टूडेंट ने क्या किया कि भैया जी वो पहले उन्होंने लिखा कि वो सीधी सीधी वो प्रोविजन प्रोड्यूस कर दी कि जो इसके लिए होती हैं पूल डिमांड करने के लिए, ये क्या कहते हैं शो ऑफ हैंड पूल डिमांड करने के लिए जो प्रोविजन होती है कि भैया जी चेयरमैन ऑर्डर कर सकता है, 10% वोटिंग वाला बंदा ये कर सकता है, उसके बाद वो अपना ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट हो सकता है। तो प्रोविजन प्रोड्यूस कर दी। भैया ऐसे नहीं है, सिंपल आपने लिखना है कि भैया जी मिस्टर शकील कैन नॉट डिमांड अ पोल, क्या कहते हैं, बट बिफोर डिमांडिंग द पोल ही शुड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, या ही हैव टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। क्या है कि मिस्टर शकील शेल क्या कहते हैं रिक्वेस्ट टू चेयरमैन टू कंडक्ट अ पोल बिफोर और आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट बाय शो ऑफ हैंड। फिर आपने लिखना है कि टू कंडक्ट दिस पोल या टू मेक अ रिक्वेस्ट फॉर दिस पोल मिस्टर शकील शेल या मस्ट हैव एट लीस्ट 10% ऑफ वोटिंग पावर। फिर उसके बाद आपने लिखना है कि मिस्टर शकील अपॉइंट हिज आल्सो अपॉइंट हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विद चेयरमैन टू कंडक्ट अ स्क्रूटनी या टू स्क्रूटनाइज द वोट। तो आपने उसे कहना है कि भाई मिस्टर शकील आप प्यारे से बंदे हैं, आप बेशक पोल डिमांड कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है। आप उसे एडवाइस कर रहे हैं कि आपको चाहिए कि आप पोल उस वक्त डिमांड करें जब शो ऑफ हैंड के जरिए रिजल्ट चेयरमैन अनाउंस कर रहा हो या उससे पहले भी करें। दूसरे नंबर पे अगर आपने पोल डिमांड करना है तो मिस्टर शकील आपके पास कम से कम 10% वोटिंग राइट होने चाहिए। फिर आप कहते हैं कि मिस्टर शकील आप पोल डिमांड करके भाग नहीं सकते वहां से, आपको अपना एक ऑथोराइज्ड बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा चेयरमैन के साथ बैठ के, ताकि जो पोल में वोट पड़े हैं उसको आप काउंट करें। एट द एंड चेयरमैन उसका रिजल्ट अनाउंस कर देगा। तो एडवाइस से मुराद ये होता है, खुदारा ये एक्सप्लेन, एडवाइस, नरेट, स्टेट, डिफाइन, डिस्क्राइब, इनके मतलब जहन में रखते जाएं। मैं बार बार ये क्लास नहीं कंडक्ट कर सकता,
मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे दिन में 4 क्लासेस होती हैं, उसके बाद मेरे पास 30-35 टेस्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट के अलग से टेस्ट होते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये क्लास रखूं। ये अभी इस टाइम यकीन करें कि मेरे बड़े भाई बाहर बैठ के इंतजार कर रहे हैं आधे घंटे से कि मैं क्लास खत्म करूं और हम खाना खाएं, ये हमारा डिनर टाइम है, वरना हम मगरिब की नमाज पढ़ के फौरन खाना खाते होते हैं। तो इन चीज़ों को बराए मेहरबानी, अगर आप चाहते हैं कि आई कैप को ब्लेम ना करें, अगर आप अपने माँ बाप के 6 महीने की फीसें बचाना चाहते हैं और अपने 6 महीने बचाना चाहते हैं और शर्मिंदा होने से बचना चाहते हैं, इन चीज़ों को जहन में रख के थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई स्टडी शुरू कर दो भाई मेरे, कर दो प्लीज, कर दो, किसी तरीके से करनी है कर दो। तो आज के क्वेश्चन पेपर में किसी का कोई क्वेश्चन? हमारे पास 2.5 मिनट रह गए हैं, जल्दी जल्दी से आप टाइप कर भी पूछ सकते हैं, माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं। ओके, अब यह है कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं बारी बारी नाम लेके ही आपसे पूछूंगा, आपका फीडबैक भी लेता जाऊंगा, तो आप अपने माइक ऑन रखें जिसका भी हो सकता है। बिस्मा, सबसे पहले आप बताएं कि कैसा रहा और कुछ चीजें नहीं समझ आई हैं? सर थैंक यू सो मच रहीमुल्लाह। ओके, आपका आ गया, आपका वैसे माइक भी ठीक था, आप कह सकते थे। बिस्मा ओके जी सर, ओके गुड हो गया। अब्दुल कदीर, तमाम जरा अपना अपना एक बार दिखाएं, मच बेनिफिशियल। अब्दुल कदीर आपके पास माइक है तो आप बोल सकते हैं। अलियान आपके पास तो है, मुझे पता है, बोलो। सर नरेट और ये जो अभी आपने बताया था कि एडवाइस वाला, सर ये बता देते। बेटा आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अब क्योंकि हमारे पास 1.5 मिनट रह गया, मीटिंग खत्म हो जाएगी, रिकॉर्डिंग आप देख लेना फिर इसकी, यूट्यूब पे मैसेज डाल दो। ठीक हो गया अलियान? जी सर क्लियर हो गई चीजें, थैंक। ओके गुड हो समझ गया। आ गई काफी। ओके, ये क्या है, कैंटेशन क्या है? सॉरी मैंने अगर नाम गलत प्रोनाउंस किया है तो। सर कांतेश सर, सेशन वाज गुड। ओके थैंक यू मगर वेरी ये है मच। कि अभी तक कैंटेश आपकी आवाज गायब हो गई बेटा जी। जी सर, मैं ये कह रहा था कि अभी तक ये जो टॉपिक्स आपने पढ़ाया था ना, वो अभी तक फुल सही तरह से अभी तक पढ़े नहीं है, मगर ये जनरल आइडिया मिल गया कि कैसे करने हैं। हाँ, पढ़ना कैसे है बेटा, पढ़ना कैसे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया? यस सर। उसके बाद लाइबा आप। ओके, लाइबा की तरफ लोड शेडिंग चल रही है। उसके बाद पीसी, आपके पास माइक है मुझे पता है, पीसी क्या नाम हुआ है? यस सर, अच्छा रहा है। चलें, ओके, इन पर कुछ अमल भी कीजिएगा। उसके बाद सैयदा राहब, शहजाद आप बताइए, आपका हाथ खड़ा है। सर अमेंडेड कंडीशन कभी बता दें वो आप। बेटा आपका नेट डूब गया आपसे पहले। तो अमेंडेड कंडीशन के बारे में मैंने बता दिया है, बाकी ये वीडियो है कि अगर आपको अभी समझ नहीं आई कुछ चीजें तो ये यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी, आपको मिल जाएगी वहां से। ठीक हो गया?